Assalamu alaikum and welcome back in today's class. I hope you all are doing well. तो आज की क्लास में हम कुछ ट्रिकी से क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी होंगे, बहुत सिंपल होंगे, लेकिन कुछ बच्चों के लिए थोड़े से मुश्किल होंगे ये क्वेश्चंस जो मैंने आज यहाँ पे सेट किए हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है जो कि एक ट्राइंगल है। ये जो स्क्वायर यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है दैट रिप्रेजेंट कि ये एक 90 डिग्री की एंगल है। और उसके ऊपर आपको बताना है कि अगर इसका ये वाला साइड 6 है, ये वाला 3 है, तो इसका ये वाला साइज कितना होगा। ओके, तो आप लोगों में से जितने लोगों को समझ आ रहा है कि ये कैसे होगा वो बताएं। अच्छा, पैथागोरस फॉर्मूला, कुछ बच्चों ने कहा पैथागोरस फॉर्मूला से होगा, एक ही बच्चे ने कहा है। सो आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू रिस्पॉन्स। किसी ने तो आंसर भी दे दिया। ओके, ग्रेट। और और कोई एनीवन एल्स? अच्छा, अब हम वेरीफाई करते हैं कि जिसने आंसर दिया है क्या उसका आंसर सही है या फिर गलत है। सही है। तो ये थ्योरम कहता है, पैथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें गिवन है, क्योंकि 90 डिग्री की अपोजिट एंगल जो होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास अगर 6 है तो उसका स्क्वायर 36 होगा। सही है। बेस हमारे पास 3 है तो बेस का स्क्वायर 9 होगा, प्लस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो मतलब उसका स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे जैसे वो है। ठीक है। अब अब अगर हम 36 को, सॉरी, 36 में से 9 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, क्योंकि ये 9 इस तरफ से आके माइनस में हो जाएगा। 36 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 27। ठीक है, और ये फिर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये जो 97 के ऊपर अगर हम रेडिकल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको पी का स्क्वायर हटाने के लिए हमें रेडिकल लगाना पड़ेगा, तो हमारा परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा रेडिकल 27 के। ठीक है, ये हो जाएगा रेडिकल 27 के। अगर यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी इसको करना चाहते हैं तो यहाँ तक भी ठीक है। अदरवाइज अगर इसको और ज्यादा सॉल्व करना हो तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। फिर पी बराबर हो जाएगा 3 रेडिकल 3 के। 3 रेडिकल 3 के क्यों बराबर हुआ, तो इसको आप यहाँ पे देख लें कि हम ये कैसे करते हैं। जिनको आता है तो वेरी गुड, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बता रही हूँ। 27 को हम एज 9 और 3 की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सही है। 27 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 3। और फिर फर्दर इसको हम फर्दर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो हम इनकी ब्रैकेट अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 9 वाला अलग हो जाएगा और 3 वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो 9 के ऊपर जो रेडिकल है वो हट जाएगी, वो 3 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमें आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, लेकिन अगर जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ। हम एक थ्योरम यूज करते हैं जिसको हम पैथागोरस थ्योरम कहते हैं। सही है। पैथागोरस थ्योरम कहते हैं जो कि कहता है हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्क्वायर करें तो वो बराबर होता है बेस स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। यहाँ पर 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली एंगल होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बेस कहते हैं। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें परपेंडिकुलर बताना है कि परपेंडिकुलर कितना होगा। हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, बेस भी गिवन है। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। ठीक है, ये बराबर होगा 36 के।
बेस 3 है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर होगा, सॉरी, 9 के। परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 36 में से 9 माइनस करेंगे, ये 9 इस तरफ चला जाएगा तो ये इससे माइनस हो जाएगा। सही है, तो आ जाएगा ये 27 के बराबर। परपेंडिकुलर स्क्वायर सेम ही रहेगा। अब अगर किसी चीज के ऊपर से स्क्वायर हटाना होता है तो हम रेडिकल लगा देते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर सिंगल की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं। तो हम ये रेडिकल हटाएंगे, रेडिकल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पी बच जाएगा। और ये मैंने आपको बताया कि अगर किसी बड़े नंबर पे जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 27 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 3। ठीक है, 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको ऐसे उन फैक्टर्स में लिखते हैं कि एक फैक्टर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 27 में से एक जो उसका फैक्टर है 9, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 3 बनता है, जिसका आंसर 3 होता है। तो 9 3 बन के रेडिकल से बाहर आ जाएगा, बाकी जो रेडिकल के अंदर 3 है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रेडिकल के अंदर रहेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज गिवन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट में बहुत आते हैं कि एक शेडेड एरिया है, एक शेडेड एरिया नहीं है, तो उस शेडेड एरिया का या जो शेडेड एरिया नहीं है उसका एरिया बताओ, साइज बताओ कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक फिगर है, इसमें दो सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है जो कि पी है और पी के अंदर एक स्मॉल सर्किल है जो कि क्यू है। अब कह रहे हैं इस फिगर के अंदर जो सर्किल पी है यानी जो बड़ा सर्किल है उसका डायमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक डायमीटर आपको पता होगा, डायमीटर 2 है उसका। एंड सर्किल क्यू हैज डायमीटर 1, और ये जो छोटा सर्किल है यानी स्मॉल सर्किल इसका डायमीटर 1 है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये सिर्फ शेडेड रीजन, पूरे पी का नहीं, इस शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा। अब पहले आप लोगों में से कौन बताएगा कि ये सवाल सॉल्व कैसे होगा, फिर मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, एनी गेसेस, एनी आइडिया कि इसको कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया मैं बताती हूँ। सही है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये जो लार्ज सर्किल है, ये जो लार्ज सर्किल है इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर ये जो स्मॉल सर्किल है उसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर लार्ज सर्किल के एरिया में से स्मॉल सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो फिर हमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। जी, लार्ज माइनस स्मॉल। अब ये जो लार्ज है उसका डायमीटर 2 है, डायमीटर 2, डायमीटर किसके बराबर होता है, डायमीटर जो है वो बराबर होता है 2r के, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस। हमें एरिया के लिए रेडियस चाहिए होता है, सही है, एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट व्हाट द रेडियस इज। सही है, तो ये r बराबर हो जाएगा यानी रेडियस बराबर हो जाएगा हमारे पास डायमीटर अपॉन 2 के, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। और हमारे पास जो डायमीटर है वो क्या है, डायमीटर 2 है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, सो वी विल गेट रेडियस इज इक्वल्स टू 1, रेडियस 1 है। तो जो लार्ज सर्किल है यानी कि पी, पी का एरिया होगा क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लार्ज सर्किल का एरिया निकालें तो पाई तो सेम ही रहेगा और आर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो पी यानी कि लार्ज सर्किल ये जो पी है इसका एरिया होगा 1 पाए यानी कि पाए। अब स्मॉल सर्किल का एरिया निकालना है, स्मॉल सर्किल का जो डायमीटर है वो 1 है, तो इसी तरीके से आपने डायमीटर में से रेडियस निकालना है, तो रेडियस बन जाएगा 1/2। तो जो एरिया क्यू का एरिया होगा, सॉरी, क्यू का एरिया होगा वो होगा पाए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस स्क्वायर, रेडियस बन जाएगा स्मॉल सर्किल का 1/2। तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो क्यू का एरिया आ जाएगा यानी स्मॉल सर्किल का वो आ जाएगा 1/4 पाए, 1/4 पाए। ठीक है,
तो अब अगर शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो ये लार्ज एरिया में से स्मॉल एरिया माइनस कर देंगे, विच मीन्स कि हम लेट मी रेज इट फर्स्ट। ठीक है, हमें लार्ज सर्किल का एरिया भी मिल गया और स्मॉल सर्किल का एरिया भी मिल चुका है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लार्ज सर्किल का एरिया है पाई और स्मॉल सर्किल का एरिया है पाई बाय 4। 1/4 पाई या पाई बाय 4 सेम ही बात है, सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर, क्या आएगा एनीवन? आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। ये आंसर आएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आई होप यू ऑल गेट दिस क्वेश्चन। अभी आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, इसको गौर से देखें क्वेश्चन को। ये क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि भाई ये आपके पास एक स्क्वायर है, QRST एक स्क्वायर है, सही है। इफ द एरिया ऑफ द ईच सर्किल इज 2 पाई, ये जो सर्किल्स हैं, कितने सर्किल्स हैं? 4 सर्किल्स हैं, हर एक सर्किल का जो एरिया है वो 2 पाई है। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर QRST इज, तो अब ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा? इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर ये जो सर्किल है, 4 सर्किल इंस्क्राइब किए हुए हैं, सही है। तो हर एक सर्किल का जो एरिया है वो है 2 पाई। अब बताएं कि ये जो स्क्वायर है सर्किल समेत, इसका एरिया कितना होगा? 8। किसी ने आंसर किया है 8। हाउ 8? 8 कैसे? इसका एरिया 8 कैसे हो सकता है सर्किल का? इस क्वेश्चन को सॉल्व हम ऐसे करेंगे कि अगर देखा जाए तो ये सर्किल पूरी पूरी लाइन है, यानी कि अगर इस एक सर्किल का, हमें एक सर्किल का डायमीटर पता चल जाए, दूसरे सर्किल का डायमीटर से हम इसको मल्टीप्लाई कर, मतलब प्लस ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि इस स्क्वायर की एक साइड कितनी है। ठीक है, देखें ये एक सर्किल है, सही है। ये वाला एक सर्किल है, अगर हम कहें कि इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर, ये हमें इस स्क्वायर की एटलीस्ट एक साइड बता देगा कि वो कितनी होगी। तो हमें क्या पता करना है, हमें इसमें से किसी भी एक सर्किल का, क्योंकि सारे सर्किल सेम साइज के हैं, तो हमें डायमीटर चाहिए। ठीक है, इसका एरिया 2 पाई है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई। आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इस सर्किल के हिसाब से पाई आर स्क्वायर बराबर है 2 पाई के, सही है। 2 पाई के बराबर है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको कैंसिल कर दें, क्योंकि पाई दोनों साइड है, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 2 के। अगर आर स्क्वायर 2 के बराबर है तो आर बराबर होगा रेडिकल 2 के। देन आर इज इक्वल्स टू रेडिकल 2। हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो बराबर होता है d/2 के। रेडियस बराबर होता है d/2 के, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें डायमीटर चाहिए, रेडियस तो हमारे पास है, तो रेडियस है रेडिकल 2, और ये 2 यहाँ पे d के साथ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इवेंचुअली हमें जो डायमीटर मिल गया है वो मिला है 2/2 रेडिकल 4, सही है। डायमीटर जो है वो है 2 रेडिकल 4। तो अगर हमें एक सर्किल का डायमीटर 2 रेडिकल 8 है, तो दो सर्किल का डायमीटर क्या होगा? 4 रेडिकल 2। ठीक है, 4 रेडिकल 2 एक साइड है, स्क्वायर करेंगे इसको। सो एज वी नो कि स्क्वायर का अगर हमें एरिया फाइंड करना होता है तो वो किसी भी एक साइड को हम स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, और अगर रेडिकल पे 2 है तो रेडिकल है और उस पे स्क्वायर है, तो इसकी साइड वाला कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। 16 टाइम 2, so the area of this square is 32। 32 is the right answer। okay, आई होप ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। हमने सबसे पहले क्या किया, हमें एरिया गिवन था, एरिया इस एक सर्किल का, एक सर्किल के एरिया में से हमने इसका रेडियस निकाला। रेडियस पता है डायमीटर के बराबर होता है, डायमीटर
ये मतलब हाफ के बराबर होता है। तो हमने उसमें से डायमीटर निकाल दिया, फिर डायमीटर को डबल करके हमने इसकी साइज, एक साइड निकाल दी स्क्वायर की, और उस स्क्वायर की एक साइड को स्क्वायर करके हमने इसका एरिया निकाल दिया, जो कि एक स्क्वायर का एरिया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। यस, इट्स 32। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर। ये एक फिगर है जिसमें एक सर्किल है, ठीक है। ये जो जीरो है, ये वाला ओ, ये बता रहा है ये सर्किल के सेंटर पर है। तो y किसके बराबर होगा? ये जो y है, y की डिग्री क्या होगी? इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें। ये एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल की ये जो ये वाली साइड है, यानी कि एंगल है, ये एक एंगल वो बराबर है 51 डिग्री के, ठीक है। तो ये वाली साइड किसके बराबर होगी? आई एम गिविंग यू 1 minute to like try to get this question and then come back and tell me इसका आंसर क्या होगा। किसी को आ रही है समझ? 90 90 डिग्री कैसे हो सकती है? 90 डिग्री तो आपको पता है पूरा परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री की एंगल होती है। ये पूरा परपेंडिकुलर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा? वो तो मैं समझाऊंगी एंड में, तो जाहिर सी बात है मैं ही समझाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी कोशिश करें, कोई लॉजिक लगाएं ज्योमेट्री का कोई, तो शायद आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। 78। अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो वो कह रहे हैं 70। अच्छा, कोई कह रहे हैं 90 और कोई कह रहे हैं 120, कुछ कह रहे हैं कि 78 होगा। सही है, चले मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा, और विथ रीजन की इसका आंसर ये है तो इसका रीजन क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बताती हूँ बात, सही है। हमने क्या बताया, एक लॉजिक कहाँ से लग सकती है, वो ये लग सकती है कि ये जो जीरो है वो सेंटर पर है। ये जीरो क्या है? सेंटर से। सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होती है? इक्वल होती है, सही है। तो अब अगर ये लाइन सेंटर से ड्रॉ हुई हुई है, यहां तक आ रही है और ये यहां तक आ रही है, विच मीन्स कि ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों लाइंस होने का बराबर है कि इसके अपोजिट में ये जो एंगल है, ये वाली एंगल और ये वाली जो एंगल है, वो दोनों आपस में होंगी बराबर। दिस एंगल, क्योंकि ये इसकी अपोजिट वाली लाइन और इसकी अपोजिट वाली लाइन आपस में क्या है? बराबर हैं। इफ दीज टू लाइंस आर बराबर, आई मीन इक्वल, देन देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये वाली जो एंगल है इस साइड वाली, वो भी 51 हो जाएगी, सही है। और हमें पता है ट्राइंगल का यानी कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? वो बराबर होता है 180 के। तो हमारी एक एंगल है 51 डिग्री, दूसरी एंगल भी है 51 डिग्री, तीसरी एंगल हमें नहीं पता, ठीक है। तीसरी एंगल हम कर देते हैं y। तो इन तीनों का जो सम होगा वो बराबर होगा 180 डिग्री के। किसके? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये एक रूल है कि ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। नाउ 51 एंड 51 इज इक्वल्स टू 102, यानी कि 102। तो ये हो जाएगा 102 प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब ये जो 102 यहाँ पर प्लस हो रहा है इस साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर हम 108 में से माइनस करें 102, तो वी विल गेट 78। तो आंसर है 78 डिग्री। तो जिन बच्चों ने 78 डिग्री आंसर दिया है, आपका आंसर ठीक है। फाइन करना था, ये क्वेश्चन तो पढ़ लेना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देन y क्या होगा? y किसके बराबर होगा? ये वाला y। ये एंगल किसके बराबर होगी? ये वाली एंगल। ये क्वेश्चन था, तो उस पे लॉजिक हमने लगाई कि ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, तो ये एंगल्स भी बराबर होंगी नीचे वाली, तो हमें तीसरी एंगल मिल गई। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट मी रिपीट अगेन। देखें, हमने क्या कहा है कि ये जीरो जो है ये एक सेंटर पर है सर्किल के। हम जानते हैं कि सर्किल की सेंटर पर से अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो सारी लाइंस आपस में बराबर होती हैं। इससे पता चला कि हमें इस साइड वाली लाइन और इस साइड वाली लाइन ये दोनों इक्वल्स हैं। सो व्हेन टू लाइंस आर इक्वल, देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल।
इस एंगल, इस लाइन के अपोजिट में जो एंगल है और इस लाइन के अपोजिट में जो एंगल है वो दोनों आपस में एंगल्स बराबर होंगी। हमें पता चला ये 51 है तो ये भी 51 डिग्री होगी। अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल यानी ट्राइंगल की तीन एंगल्स का, चाहे वो एंगल्स एक कितनी भी हो, कितनी भी उसकी मेजरमेंट हो, लेकिन उसकी तीनों एंगल्स मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होता है। सही है। तो हमने इससे एक सिचुएशन बनाई कि 51 51 दो एंगल्स हमें पता चल गई, तीसरी एंगल अननोन है। तो ये इन दोनों को सम करके इसमें से माइनस करके वी कैन टेल कि y डिग्री यानी कि जो अननोन एंगल है वो किसके बराबर होगी। सो दैट्स हाउ वी गेट द आंसर 78। हमने 180 में से ये दोनों एंगल्स यानी 102 माइनस कर दिया तो हमें तीसरी एंगल मिल गई जो कि 78 डिग्री थी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, अब यहाँ पर भी आपको ज्योमेट्री के जो बेसिक रूल्स है ना वो याद करने हैं कि भाई सर्कल्स के अंदर क्या रूल्स लगते हैं, क्या लॉजिक्स लगती हैं, ट्राइंगल के अंदर क्या लॉजिक्स लगेंगी। तो फिर मैंने आपको ना एक ज्योमेट्री वाले लेक्चर में बताई थी ये वाली चीजें ना, सारी चीजें बताई थी। चलिए अब ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ये एक एंगल है b और ये एक एंगल है a। ठीक है। अगर इन दोनों एंगल को सम करें तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके इक्वल होगा। इफ वी एड एंगल बी एंड एंगल ए तो ये किसके बराबर होगा। लॉजिक लगाएं, सोचें सोचें। 135, इतनी जल्दी आंसर आ गया, वाओ। लेकिन क्या ये आंसर सही है या गलत ये हमें अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। चलें, अब मैं बताती हूँ कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि अगर ये स्क्वायर बना हुआ हो तो ये एंगल 90 डिग्री के होती है बराबर। सही है। ये तो एंगल हो गई ट्राइंगल की 90 डिग्री, एक एंगल ट्राइंगल की है ये 29 डिग्री। ठीक है। और ये दोनों, ये आप ये याद रखें, ये एंगल एक अलग एंगल है और ये एंगल एक अलग एंगल है। ये दोनों एंगल्स मिला के 90 बन रहा है, ये अकेला 90 नहीं है। सही है। तो अगर हम इस एंगल की जो ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है ना, अगर हम देखें कि इस ट्राइंगल की ये वाली जो मिसिंग डिग्री है वो कितनी होगी, तो इफ वी एड 90 इन and 29 we will get 109। ठीक है। इन दोनों को अगर हम, ओ सॉरी, यस, नहीं, ये होगा बराबर 119 के। ठीक है। अब अगर इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 119 के बराबर है, इसको हम माइनस करेंगे 180 में से ताकि हमें तीसरी एंगल मिल जाए इस ट्राइंगल की। तो इस ट्राइंगल की जो तीसरी एंगल होगी वो कितनी होगी, वो क्या होगी, 61। ओके। तो ये जो मिसिंग एंगल थी इस ट्राइंगल की ये वाली, ये हो गई 61। अब हमें पता है कि ये दोनों जो एंगल है ना, एंगल ए और ये 61, इन दोनों को मिला के ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना हुआ है। सही है। तो अगर ये 61 है और ये पूरा 90 है तो ए कितना होगा, एंगल ए किसके बराबर होगी। तो उसके लिए हम 90 डिग्री में से 61 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वी विल गेट आई थिंक 29। ठीक है। तो हमारे पास ये जो ए है वो 29 के बराबर है। सो इफ दिस एंगल ए इज 90 डिग्री और हमें पता है ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो बी भी जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। सो 90 डिग्री प्लस 29 इज इक्वल्स टू 119 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 119 डिग्री। आई होप यू ऑल गेट इट। ओके ग्रेट। सही है। अब ये वाला क्वेश्चन चेक करें। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। इन द फिगर द लेंथ ऑफ क्यू एस, ये क्यू है ये एस है और ये जो बीच में से लाइन गुजर रही है इनके, इस एक ट्राइंगल में से बीच में से एक लाइन गुजर रही है, उसका आपको बताना है कि साइज क्या होगी, लेंथ क्या होगी। ये वाला साइज जो हाइपोटेन्यूज है वो बराबर है 10 के, ये परपेंडिकुलर बराबर है 3 और 5 यानी कि 8 के। तो बेस कितना होगा। सही है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप बता सकते हैं कि बेस किसके बराबर होगा। चलें, हम नहीं करती हूँ। सही है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 100, बेस स्क्वायर हमें नहीं पता बेस कितना है तो हम बेस का सिर्फ बेस स्क्वायर लिख देते हैं।
सही है। ये 8 है। क्या है? 3 + 5, ये पूरा परपेंडिकुलर, सही है। वो 8 है, तो ये बराबर हो जाएगा 64 के। अगर ये 64 के बराबर है तो B² बराबर होगा, ये 64 इस साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 64 गया तो 36 बचा। 36 बचा, रेडिकल लगाएंगे तो बी पर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा बेस जो कि इक्वल है 6 के। सो नाउ वी नो द बेस ऑफ दिस फिगर। लेकिन बी अटेंटिव, हमें पी एस की वैल्यू नहीं क्यू एस की वैल्यू बतानी थी कि अब ये किसके बराबर होगा। अब उसके लिए अगेन इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और इसका परपेंडिकुलर 5 कंसीडर करेंगे। परपेंडिकुलर 5 और जो हमारे पास बेस है वो 6 है, तो फिर हमारा हाइपोटेन्यूज कितना होगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर देखिए, हम अब इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नहीं होगा, ऊपर वाला हिस्सा हम कैंसिल कर देंगे, बाकी बचा सिर्फ ये परपेंडिकुलर जो कि 5 है। 5 का स्क्वायर करना है अगर, तो वो 25 के बराबर होगा। आई एम सॉरी, प्लीज इग्नोर माई राइटिंग। और बेस जो है वो 6 है, तो उसका आंसर होगा 36, ठीक है। नाउ इफ वी एड 25 एंड 36, व्हाट वी विल गेट? कितना मिलेगा? आई थिंक 61, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज बराबर होगा रेडिकल लगाने के बाद, क्योंकि हम इन दोनों पे रेडिकल लगा देंगे, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा रेडिकल 61 के। सही है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर उसको स्किप करें? चलिए कर लेते हैं। अभी यहाँ पर भी इंटीजर एंगल सम वाला लॉजिक यूज होगा। देखें, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब जिनको पता है तो वो भी समझ लें, जिनको नहीं पता वो भी समझ लें कि ये जो ऐसे लिखा होता है ना, ये वाली साइन ये होती है एंगल की, ठीक है। अगर ये कह रहा है एंगल BAD, तो मतलब कौन सी एंगल? BAD। BAD ये कौन सी एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है, ठीक है। और फिर बोल रहा है एंगल BCD, एंगल BCD यानी कि BCD ये वाली एंगल, ठीक है, ये वाली एंगल। अब इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो इन दोनों एंगल का सम है 140, ये 140 के बराबर है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? एंगल ABC बताना है, तो मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये वाली एंगल किसके बराबर होगी? ठीक है। अगर ये कह रहा है कि एंगल A एंगल C, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल का जो सम है, यानी कि दिस वन एंड दिस वन, ये बराबर है 140 के, तो ये एंगल किसके बराबर होगी? यहाँ पे टू थिंग्स टू नोटिस, ये जो अपोजिट एंगल्स होती हैं ना, ये आपस में इक्वल होती हैं। ये जो अपोजिट एंगल्स होती हैं ये क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर है जो कि 4 एंगल्स की है, 4 एंगल्स पे डिपेंडेड एक क्लोज्ड फिगर है, उसकी ये जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी, और ये अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं 140 के, तो इन चारों एंगल्स का ABCD का सम जो होगा वो बराबर होगा, अभी हमें क्या करना है, एंगल ABC, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, एक चीज याद रखें, यहाँ पे कितनी एंगल्स हैं? ये 3 एंगल्स हैं। हमने कहा कि अगर, क्योंकि 4 एंगल्स हैं, एक एंगल है BAD, ठीक है, प्लस दूसरी एंगल है BCD, और तीसरी एंगल है जो कि हमें फाइंड करनी है, वो है एंगल ABC, और चौथी जो एंगल है वो है, वो एंगल कौन सी बनेगी? BCD, सॉरी, CDA, जो हमारी तीसरी एंगल, चौथी एंगल बनेगी, क्योंकि हमारी ये एंगल है, तो वो बनेगी CD और A। मैंने आपसे कहा कि अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल्स
आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन दोनों एंगल की जगह पे हम इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये चारों एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगी 360 के। सही है, ये चारों एंगल बराबर हैं 360 डिग्री के, क्योंकि फोर एंगल्स वाली क्लोज्ड फिगर की जो टोटल इंटीरियर एंगल सम होता है वो 360 के बराबर होता है। सही है, तो अगर ये 140 है, 140 प्लस इन दोनों एंगल की जगह पे मैं एक्स वाई लिख देती हूँ। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360। अब 360 में से 140 को अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई 240 के बराबर, सॉरी 240 नहीं 220 के बराबर। अब एक चीज याद रखें, मैंने कहा ये दोनों अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होंगी और ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगी, विच मीन्स अगर मैंने इसको एक्स वाई का नाम दिया है तो x इज इक्वल टू वाई, विच मीन्स अगर मैं इसको कह दूं 2x इज इक्वल्स टू 220, अगर 2x 220 के बराबर है ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो एक एंगल बराबर होगी